इस चैप्टर के अंदर अगर आप पिछले सालों के पेपर्स के किसी भी सेट को देख लो, मोस्ट ऑफ द सेट ऐसे होंगे जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वहां से क्वेश्चन आया ही हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसीलिए इस वाले एपिसोड के अंदर मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इस तरह से कि एग्जाम में आया हुआ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला आपसे। और इसीलिए एक एक करके पढ़ेंगे उसको, सारे डिटेल में सब कुछ समझने वाले, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव, दोनों को ही ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। जल्दी से अपनी आंखें बंद करो और आपके सामने वो लिखा आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आंखें बंद कर लो भाई, जल्दी से कर लो, जल्दी आंखें बंद कर लो। तो देखो भाई, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो दो तरह का होता है, बट उससे पहले ये तो समझ ले यार, दो तरह का तो समझ लेंगे, पहले बताओ डेफिनेशन क्या होती है। तो प्लांट का जो पार्ट होता है, प्लांट्स रिप्रोड्यूस न्यू प्लांट, प्लांट जो है नए पार्ट को रिप्रोड्यूस करता है। अब एक चीज समझ लेना, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है प्रोसेस। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एनिमल्स के अंदर होती ही नहीं है, प्लांट्स के अंदर होती है सिर्फ। तो ये कौन सी प्रोसेस है, प्लांट्स प्रोड्यूस करता है नए पार्ट को थ्रू वेजिटेटिव पार्ट। अब ये वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है भाई, वेजिटेटिव पार्ट मतलब वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है फिर भी रिप्रोडक्शन कर रहा है। देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझना, अपने आप समझ आएगी सारी चीजें। एक प्लांट होता है ना, जो अगर कोई प्लांट है, मान लो मेरे पास दिस इज अ प्लांट, टुई 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 टुई, ये इसकी क्या है, उई 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 उई, ये इसकी रूट है, रूट। और ये क्या है इसका, शूट, शूट करो शूट। और ये इसकी क्या है, लीव्स, लीव्स है इसकी, इसकी लीव्स है, लीव्स। ओके, मान लो यहाँ पे फूल लगा है, जुम 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 जुम, अरे मान लो कैसा ही फूल, ठीक है, ये फूल है, आंखें समझेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये फूल है, नॉट वो वाला फूल जो बेवकूफ, ये फ्लावर है, फ्लावर, फ्लावर, दिस इज फ्लावर, जो आप देते हो अपनी एक्स को, एक्स को देंगे, जीएफ को देंगे, फ्लावर है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली प्लांट जो है ना, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावर है, ये चीज दिमाग में बैठा लो, फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, क्या लिखा हुआ है, पार्ट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अगला टॉपिक यही है भाई, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पूरा डिटेल में अच्छे समझेंगे, जो कि हम आने वाले एपिसोड में। वो फ्लावर होता है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा होता है प्लांट का, फ्लावर। उसको छोड़ के जो भी बच गया, क्या बच गया, शूट बच गया, स्टेम यानी कि लीव्स बच गए, रूट बच गया, जो भी चीज बच गई ना, फ्लावर को छोड़ के जो भी चीज बच गई, सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है, सेक्सुअल नहीं, सेक्सुअल में तो सिर्फ फ्लावर काम आ रहा है। तो सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विच पार्ट ऑफ प्लांट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शंस दे देंगे, मान लो सूट, लीव्स, रूट, फ्लावर, तो फ्लावर इज द आंसर, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है ना, इसीलिए। बाकी ये जो पार्ट है ना, सारे के सारे शूट, रूट, लीव्स, ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ए सेक्सुअल में इन्वॉल्व है ना, तो इसको वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। जबकि वो वाला पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। डेफिनेशन वाइज याद रख लेना, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा है तो वेजिटेटिव पार्ट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा है तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से पार्ट होगा भाई, स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, ये सारे के सारे जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स में आ गए हैं। जबकि अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो ओनली फ्लावर आता है और कुछ नहीं आता इसके अलावा इसमें। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कुछ भी बोलो, है ना, तो ये दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल वो जो कि ऑटोमेटिकली पहले से प्लांट्स के अंदर है, आर्टिफिशियल वो जो हम करते हैं अपनी हरकतों से, मतलब हमने कुछ करा, कुछ छेड़खानी उस प्लांट्स के अंदर करी और उससे वो हो रहा है। आर्टिफिशियल यानी हम कर रहे हैं, नेचुरल यानी वो खुद ही हो रहा है, उसको हम नेचुरल कहते हैं। जैसे आपको कुछ नहीं करना, आप एक छोटा सा काम करना, बस एग्जांपल्स याद कर लो। स्टेम में, स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल, स्टेम में किस तरह किस किस में होता है, पोटैटो, अनियन, लेमन, बस एग्जांपल्स याद रख लो, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, आलू, प्याज, नींबू, ठीक। और रूट जो है, रूट वो किस में होता है, रूट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस में होता है, मतलब पूरा का पूरा रूट एक नए प्लांट्स को बनाता है, वो होता है स्वीट पोटैटो में और अमरूद में होता है, गुआवा। और लीफ याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भूल भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मत भूलना, क्यों, एनसीईआरटी ने में डायग्राम दे रखा है, फिगर 7.5 पे डायग्राम दिख जाएगा। एक ना पत्ता दे रखा है उन्होंने, ऐसे करके एक पत्ता दे रखा है, जैसे ये पत्ता जा रहा है, ठीक है, ये पत्ता है, पता है आपको, पता है ये एक पत्ता है, तो इसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं,
इसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स, इसके ऊपर छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में 7.5 निकाल लो और आप देख सकते हो वहां पे साइड में छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं। इसमें लीव्स में से ही छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे हैं भाई। तो इसको हम कहते हैं लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है, वो भी नेचुरल तरीके से हो रहा है, ये भी पता होना चाहिए। अब ब्रायोफिल्म याद रखना, ब्रायोफिल्म लीफ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, सब भूल जाना लेकिन ब्रायोफिल्म याद रखना, ठीक है। अब आर्टिफिशियल जो है वो दो तरह से होता है, एक तो हम खेत में कर सकते हैं, ऑन फील्ड खेत में जाकर के कर सकते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से वेजिटेटिव खेत में छेड़खानी करने लग जाए कुछ हम खुद, तो उसे कहेंगे ऑन फील्ड, फील्ड पे जाकर के, फील्ड यानी खेत में जाकर के हमने करा आर्टिफिशियल तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आगे समझाऊंगा ये कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग तीन तरह के होते हैं। कटिंग में कट करते हैं, लेयरिंग में लेयर चढ़ाते हैं, ग्राफ्टिंग में कुछ चीजें जोड़ते हैं, सब बताऊंगा आगे बताऊंगा। अब इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम लैब में भी कर सकते हैं, यानी लैब में मैं एक सेल्स के थ्रू, एक सेल होगा, सिंगल एक सेल होगी सिंपल सी, उससे मैं पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा प्लांट बना दूंगा। एक अकेले सेल से जब मैं पूरा प्लांट बनाता हूं तो उसको मैं कहता हूं टिश्यू कल्चर, और उसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। ये लैब में किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर्टिफिशियल तरीके से लैब में। बाकी हम इसको समझते हैं, ये चीज तो समझ आ गए। चलो स्टेम, पोटैटो, ऑनियन, लेमन, रूट, स्वीट पोटैटो, गुआवा, लीफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रायोफिल्म सबसे इंपॉर्टेंट, और कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग समझ नहीं आया तो इसको ना हम एक एक करके समझेंगे तभी आएगा समझ। सबसे पहले कटिंग को देखते हैं। तो कटिंग क्या होता है, वो बाल वाली कटिंग नहीं जो करवा के आते हैं संडे के दिन, उसकी बात नहीं कर रहा। पार्ट ऑफ स्टेम इज कट। अच्छा, स्टेम का एक पार्ट कट कर देंगे, याद रखना किसका पार्ट, स्टेम का पार्ट जो है कट करेंगे। कटिंग मतलब किसकी कटिंग, स्टेम की कटिंग। और जो कट एंड है ना वो ग्रो कर जाएगा नए प्लांट में व्हेन प्लेस इन मॉइस्ट सॉइल। अरे कुछ समझ ही नहीं आया, मतलब तुम ये कह रहे हो कि मैंने एक स्टेम को काट दिया और उसको मॉइस्ट सॉइल में यानी नमी वाली सॉइल में अगर मैं रख दूं, मतलब मिट्टी में रख दूं, एक स्टेम को मैंने काटा, उसको अगर मैं सॉइल में रख दूं तो एक नया प्लांट बन जाएगा। अरे हाँ भाई बन जाएगा, देखो कैसे होता है ये चीज, ये प्रोसेस होती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक प्लांट है, दिस इज अ प्लांट दैट आई हैव, ये मेरे पास एक प्लांट है, इसका रूट है, रूट को तो छेड़खानी करनी नहीं है भाई। यहां से मान लो हमारी एक स्टेम निकल रही है, इस स्टेम के अंदर बेसिकली लीव्स है, लीव्स, और इधर भी एक हमारी स्टेम निकल रही है, इस स्टेम के अंदर भी हमारे पास क्या है, व्हाट आई हैव, दिस इज लीव्स, इसके अंदर भी लीव्स है, ठीक है। तो लीव्स करेगी क्या, नहीं, अरे सुनो तो पूरा यार। और यहाँ पे फूल है, यहाँ पे फूल, अप्रैल फूल वाला फूल, यहाँ पे फूल है, जूम जूम, अब बनाया थोड़ा अच्छा फूल, अब लग रहा है फूल, अब तो फूल लग ही रहा है, फूल, ओए फूल लग रहा है ना फूल, ठीक है। तो ये फूल है, फ्लावर, दिस इज लीफ, दिस इज स्टेम, और ये रूट है। इन्होंने बोला कि स्टेम मतलब देखो होता ही है कि आपने देखा है प्लांट्स अगर पूरी की पूरी प्लांट्स है तो उसमें साइड में कहीं ना कहीं से चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके स्टेम निकल रहा होता है, चुपके चुपके। अभी लीव्स नहीं निकली है उसमें से, बस स्टेम थोड़ा सा टुई करके साइड में निकलने की कोशिश कर रहा होता है स्टेम, है ना। ऐसा प्लांट को देखा है। तो अब हम करेंगे क्या, हमने जैसे ही ये देखा, मैंने कहा अब बेटा तू तो गया, तेरे को मैं काटूंगा, कड़ैक, यहां से मैंने इसको कट कर दिया, काट दिया, मैंने इसको रख दिया मिट्टी के अंदर, जू जू, मिट्टी के अंदर है ये, मिट्टी के अंदर रख दिया इसको मैंने, मिट्टी के अंदर रख दिया। और ये कैसी मिट्टी है, दिस इज मोइस्ट सॉइल, इसके अंदर खाद वगैरह जो भी चीजें चाहिए ना सब कुछ है, ऑटोमेटिक जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए सब कुछ है। फिर मैंने देखा कुछ दिनों बाद इसके अंदर से प्लांट निकल रहा है भाई, प्लांट निकल रहा है। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि इसकी रूट बन के तैयार हो गई और छोटा सा एक प्लांट बनने की कोशिश कर रहा है, छोटा सा प्लांट। ये इसकी फूल की कली अभी खिली नहीं है, बट ये छोटा अभी प्यारा सा नन्ना मुन्ना, तो छोटा सा प्लांट बन गया एकदम ये, और इसने अपने आप को प्लांट बना लिया। तो इस तरह से अब ये आगे जाके बड़ा हो जाएगा। यकीन नहीं हो रहा तो करके देख लेना। किसके साथ करोगे, प्लांट के साथ करोगे। प्लांट में कौन, आप मैंगो के साथ कर सकते हो, मैंगो की स्टेम ले लेना, मैंगो का जो प्लांट होता है उसकी स्टेम ले लेना, और स्टेम को जो नई स्टेम निकल रही है, न्यू नई वाली स्टेम, उसको कट कर देना और कट करके उसको मॉइस्ट सॉइल में डाल देना। फिर देखना कि वो उसी तरह से ग्रो करने वाला है। और ये गुआवा में भी ऐसा ही होता है, अमरूद के अंदर, लीची के अंदर, और लेमन यानी नींबू के अंदर भी, और रोज, हाय हाय रोज को देख के तो किसी की याद आती है। तो ये जो है ये सारी की सारी प्रोसेस जो है, मतलब ये सारे के सारे एग्जांपल्स, देखो एग्जांपल्स एक भी याद मत रखना इसमें, बस ये याद रख लो कि कटिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेम को कट करके अलग कर दिया, मॉइस्ट सॉइल में डाल दिया, और वो मॉइस्ट सॉइल से वहां से एक नया प्लांट बन करके आ रहा है, बस ये याद रखो। एग्जाम्पल्स किसी के याद मत करना, कटिंग के एग्जाम्पल, किसी भी एग्जाम्पल याद मत करना, वो पिछले वाले एग्जाम्पल बस याद कर लो कि
ब्रायोफिलम लीव्स में होता है, बस खत्म बात। बाकी ज्यादा ही अगर इंटेलिजेंट बनना है तो एक काम करो, स्टेम का जो है वो पोटैटो, अनियन, लेमन ये याद कर लो, रूट का जो है स्वीट पोटैटो याद कर लो, है ना, बस यही इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके कोई भी एग्जांपल्स याद मत करना, बस प्रोसेस को समझते जाना, किस तरह से मैं किस प्रोसेस को करता जा रहा हूँ। मैंने क्या करा इसमें, एक प्लांट थी, नया स्टेम निकल रहा था, उस नए स्टेम को मैंने कहा ओ बेटे तू इस पे नहीं रहेगा, तेरे को काट के अलग करेंगे, अब हम तेरे को अलग पैदा करेंगे। इसको मॉइस्ट सोइल में डाला, है ना, फिर इसके बाद कुछ दिनों बाद देखा ये ऑटोमेटिकली प्लांट्स निकल रहे हैं इसमें से, कमाल है। नंबर 2 पे लेयरिंग। लेयरिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक बंदा है, कोई लंबा है, तो उसको ना उस वो लंबेपन का उसका फायदा उठा रहे हो आप। क्या फायदा उठा रहे हो, फॉर एग्जांपल ऊंची कोई चीज रखी तो उससे उठवा लिया, उससे बोला कि यार उतार के दे दियो मेरे को, है ना, लंबेपन का फायदा उठा रहे हो। वैसे ही होता ये है यहाँ पे, इसके भी हम क्या करेंगे, एक लंबेपन का फायदा उठाएंगे। देखो हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर फूल होगा, हाँ फूल तो होगा ही भाई, फूल क्यों नहीं होगा, फूल के बिना क्या प्लांट मजेदार है, नहीं। और यहाँ से एक मान लो यहाँ से लीव्स निकल रही है स्टेम के थ्रू, और इधर से भी सेम वैसा ही जैसे पिछली बार हुआ था ना, तो यहाँ से भी लीव्स निकल रही है। अब एक कमाल की चीज यहाँ से होने वाली है, ये उस वक्त तो हम क्या कर रहे थे जब नया नया पैदा हो रहा था तो हमने काट के अलग कर दिया था, अब हम अलग नहीं करेंगे। अब हम क्या करने वाले, देखो ये जो स्टेम है, ये तो ये सोइल लेवल है, ये सोइल का लेवल है, यहाँ पे सोइल है, सारे के सारे सोइल है, ठीक है, ये सब सोइल है, यहाँ पे सोइल है, ये नीचे हमारी धरती है, सोइल है, और इसमें जड़ें हैं, इसकी रूट है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये स्टेम लंबी होते जा रही है, होते जा रही है, होते जा रही है, तो इसके लंबेपन का फायदा उठाया। ये स्टेम ऐसे करके लंबी हो रही थी, ठीक है, तो इस लंबेपन का फायदा उठाया हमने। हमने क्या करा, हमने बोला बेटा तू लंबा हो रहा है, लंबा होते होते कहाँ ऊपर जा रहा है, एक काम कर ऊपर मत जा, तेरे को नीचे धसा देते हैं। मतलब इसको हम लेके आए, इस लंबे स्टेम को नीचे से लेकर के आए ऐसे, और बाहर निकाला, बाहर निकाला। ये स्टेम को हम नीचे से लेकर के आए, इतना ज्यादा बड़ा हो गया ना ये, इसलिए इसको नीचे से घुसा करके मिट्टी के अंदर से धसा करके लेकर के आए। और एक्चुअल में जो ये स्टेम है इसको हमने नीचे करा और उसके ऊपर मिट्टी से ढक दिया, मिट्टी की लेयर चढ़ा दी स्टेम के ऊपर। ये स्टेम ही तो है इस वाले प्लांट का, ये जो पेरेंट प्लांट है हमारा, पेरेंट प्लांट कौन सा प्लांट है, ये पेरेंट प्लांट है भाई। जो पेरेंट प्लांट है ना, मतलब पापा, मतलब पेरेंट्स, तो जो पेरेंट्स प्लांट है उसकी स्टेम को हमने, उसकी स्टेम के ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ा दी, यहाँ पे मिट्टी की लेयर चढ़ा दी। अब होगा क्या, कुछ दिनों बाद इसमें से जड़ें निकलने लगेगी, और जड़ें निकलने के बाद यहां से फिर ऊपर जाएगा और यहां से एक नया प्लांट बन जाएगा। बाप रे वाह यार, क्या कमाल हो गया, यहाँ तो कमाल हो गया, नया प्लांट बन जाएगा। यहाँ पे ये इसका फूल बन रहा है, जैसे जिसका फूल, ये इसका फूल है, ये इसका फूल बन रहा है, अप्रैल फूल। और ये यहाँ से इसकी लीव्स है, तो यहाँ से नया प्लांट बन गया। अब क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा पार्ट है ना, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको कट करके साइड कर देंगे, बस हो गया। तो लेयरिंग समझ आई, व्हाट इज लेयरिंग, भाई ऐसे करके स्टेम जा रही थी, हमने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ा दी, मतलब स्टेम तो सीधा जा रहा था, हमने उसको मिट्टी के अंदर से धसा करके ऐसा निकाल दिया, मिट्टी की लेयर चढ़ा दी। मिट्टी की लेयर चढ़ाना इज लेयरिंग। और होता किसमें, ये लेमन में होता है, नींबू में ऐसा होता है, रोज में ऐसा होता है, जैस्मिन में ऐसा होता है। स्टेम बेंट हो गई डाउन और टच कर रही है सॉइल को, इस ये जो टच कर रही है सॉइल को, ज्यादा ही लंबी हो गई, तुम तो टच कर रहे हो सॉइल को, तुम्हारा फायदा क्यों नहीं उठाया जाए, तुमसे एक नया प्लांट बना लेते हैं। इसको कहते हैं लेयरिंग, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ लेयरिंग। नंबर 3 पे ग्राफ्टिंग। ये बहुत अमेजिंग लगता है मेरे को। मान लो दो अलग अलग प्लांट्स भी है ना, मान लो सपोज ऐसा करो, मेरे पास स्टेम जो है वो रखा हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है ये स्टेम रखा हुआ है मेरे पास, ये स्टेम है मेरे पास, ये तो इसकी रूट हो गई, दिस इज अ रूट। ये स्टेम मान लो मेरे पास ऑरेंज का है, मान लो ऑरेंज का स्टेम है, ठीक है। अब मेरा मन ये कर रहा है ना कि मुझे तो आम उगाना है तो मैं क्या करूंगा, आम लेकर के आऊंगा, आम का ऊपर वाला हिस्सा लेके आऊंगा, ऊपर वाला हिस्सा लेकर के आया आम का, और इसको मैंने पहले तो इसको मैंने ऐसे कट किया, ऐसे इस तरह से कट कर रखा है मैंने, इसको सीधा नहीं करना, इसको इस तरह से कट किया। और दूसरा जो आम का जो हिस्सा है आम वाला, ये कहां से आया, ये आया है, नहीं आम तो नहीं होगा, सॉरी इसमें एप्पल होगा, एप्पल होगा, एप्पल, एप्पल में ऐसा होता है इसलिए, तो एप्पल है, और ये है ऑरेंज, तो मुझे ऑरेंज हटा करके एप्पल उगाना है। तो इसको जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं स्टॉक, स्टॉक क्योंकि ये नीचे ये जड़ है, ये स्ट्रॉन्ग है। सपोज ऑरेंज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लिखा हुआ स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कट। एक प्लांट जैसे एप्पल का स्टेम मैंने कट कर दिया,
एंड इसको मैं फिट कर रहा हूं अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट के अंदर। स्ट्रॉन्ग प्लांट कौन है हमारा, ऑरेंज, ये स्ट्रॉन्ग है, मान लिया मैंने ये स्ट्रॉन्ग प्लांट है और मुझे इसके अंदर इसको फिट करना है और फिर ग्राफ्टिंग वैक्स से कवर कर दूंगा। एप्पल क्या है, एप्पल को हम बोलते हैं शियोन, शियोन, ठीक है। देखना बड़ी अमेजिंग चीज होने वाली है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ना एक कवर कर दूंगा इसको पूरा, इसको मैंने पूरा कवर कर दिया, मान लो एक तरह से पट्टी लगा दी, जैसे कुछ वैक्स टाइप का, एक ऐसे था एक ऐसे था। अब मैंने इसको ना कवर कर दिया, इसको मैं कवर कर दूंगा, पट्टी चढ़ा दूंगा उसको और वैक्स लगा दूंगा। उस वैक्स को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग वैक्स, वो मैंने लगा दिया। तो अब क्या होगा ना बेसिकली कि अब जो प्लांट उगेगा, बताओ ऑरेंज का उगेगा कि एप्पल का? जड़ें मजबूत होती है, जैसी जड़ें होती है वैसा प्लांट। अरे नहीं भाई, यहाँ पे शियोन जो है वो रोल प्ले करेगा, यानी अब जो प्लांट है, न्यू प्लांट ऐसा ही दिखेगा। जो न्यू प्लांट होगा वो एप्पल होने वाला है, वो ऑरेंज नहीं होगा अब, क्योंकि ऑरेंज ने तो उसको रूट दिया बस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्ट उसको प्रोवाइड करा, लेकिन अब वो जो प्लांट है वो एप्पल होगा। तो अगर कहीं भी अगर ऑरेंज का भी प्लांट है ना, उसको काट करके हम एप्पल का प्लांट उगा सकते हैं इस प्रोसेस से, ग्राफ्टिंग से। होता किस किस में, एप्पल्स में होता है, ऑरेंजेस में होता है, तरबूज यानी वाटरमेलन में होता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजावटी पौधे जितने भी होते हैं, गेंदा का फूल, तो जितने प्लांट जो आपने सजावटी देखे होंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वो सारे के सारे उसका भी यूज किया जाता है, वो ग्राफ्टिंग उसमें कर सकते हैं हम। और अगला जो है हमने देखा था, ये तो फील्ड वाले हो गए सारे, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग सब फील्ड में हो गए, खेत में जाके छेड़खानी कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे लैब में करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं क्या करूंगा, सेल का गुच्छा लूंगा, बहुत सारे सेल्स लूंगा, सेल का गुच्छा, एक सेल्स का मैं गुच्छा लूंगा अलग से, इस सेल्स के गुच्छे को मैं बोलूंगा कैलस। अब इस कैलस को मैं क्या करूंगा ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर डालूंगा। टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब तो पता है क्या होता है, टेस्ट ट्यूब ऐसा दिखता है। टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कैलस डाले, कैलस डाल दिया और मैंने इसको आर्टिफिशियल लैब जैसी कंडीशन दे दी, आर्टिफिशियली कंडीशन, आर्टिफिशियल ऐसी कंडीशन दे दी, कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसा एनवायरनमेंट इसको प्रोवाइड कर दिया। अब इसकी वजह से एक नया प्लांट बन जाएगा पूरा का पूरा। ओहो ओहो, नया प्लांट बना दिया इससे, कमाल है। मतलब एक छोटे से सेल्स के ग्रुप से, ग्रुप ऑफ सेल्स से, टिश्यू मत बोलना, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है उसको कैलस, यहाँ पे अलग अलग सेल्स है, ये एक सिमिलर फंक्शन कर रही होती तब टिश्यू बोलते। तो कैलस है, यहाँ पे एक सेल है, अलग अलग मतलब सेल्स का जो गुच्छा है, उससे एक पूरा का पूरा प्लांट बन गया टेस्ट ट्यूब के अंदर ही। पता है टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है, एक बार ना आप गूगल पे जाके सर्च करना टिश्यू कल्चर, तो आपको एक पिक्चर दिखेगी इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट उग रहा होगा, ऐसी पिक्चर है, गूगल करके देखोगे तो कैलस नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, कंप्लीट प्लांट, होल प्लांट, पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। और टिश्यू कल्चर आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, पीले वाले बॉक्स के अंदर दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या इसका कोई फायदा है? क्यों कर रहे हैं भाई? हम वही चीज तो करते हैं दुनिया में, जिंदगी में वही चीज तो करते हैं, इसको कोई फायदा? रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है? एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन की कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनाना है, रिवोल्यूशन करना है, अपडेट करना है चीजों को, और हमारी स्पीसीज को कंटिन्यू रखना है ताकि स्पीसीज खत्म ना हो जाए, ये सारे रीजन है। वैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं भाई? कोई तो रीजन होगा, क्या है ऐसा इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक्चुअल में, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है बहुत ज्यादा फायदेमंद है, और एग्जाम में भाई हर साल मैं बता रहा हूं, हर बार आपको वो क्वेश्चन 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का केस स्टडी किसी ना किसी जगह पे ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के फायदे बता दो। तो बड़ा आसान है, सारे के सारे फायदे एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखना, जैसे अगर मैं मान लो मैंने क्या करा, मैं बीज लिया, मैंने पहले आम की गुठली ली, फिर आम की गुठली को मैंने उसके अंदर डाला, मतलब मिट्टी के अंदर, फिर उसके बाद मैंने उसको उगाया। तो बहुत टाइम लग रहा है यार, उसमें तो सालों लग जाते हैं, 5-10 साल से ऊपर लग जाता है। बट अब मैं क्या करूंगा, मेरा मन कर रहा है कि आम फटाफट उगाना, तो मैं क्या करूंगा, स्टेम है मेरे पास, स्टेम है, जो नया स्टेम निकल रहा था उसको कट करूंगा, कटिंग की प्रोसेस है ना, तो उसको मैं कट करूंगा, मैंगो में कटिंग होता है, तो उस स्टेम को मैं सीधा सॉइल में डाल दूंगा और मैं अनलिमिटेड आम के पौधे जो है प्रोड्यूस कर सकता हूँ, है ना। ये चीज हो गई, इससे ये फायदा है, यानी कि सीड से पहले फ्रूट और फ्लावर अगर मुझे बनाना है किसी प्लांट के अंदर, सीड तो बहुत टाइम लगेगा यार, सीड से बहुत टाइम लग जाएगा, 5-10 साल से लग रहा है आम के पौधे उगाने में, गुठली यानी सीड, उससे बहुत टाइम लग रहा है। बट अगर मुझे इंस्टेंट जल्दी से उगाना है, अर्लियर, सीड से पहले तो उग रहा है ना भाई, सीड में तो फिर भी टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सहारा लूं कि स्टेम को कट कर दिया, कटिंग की प्रोसेस, तो मेरा जल्दी हो जाएगा, यानी कि
कैन बियर फ्रूट और फ्लावर। फ्रूट और फ्लावर जो है वो बहुत ही जल्दी, अर्लियर यानी जल्दी हो सकता है सीड से पहले। जो सीड करता है उसमें टाइम लगता, लेकिन जो ये करेगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो जल्दी हो जाएगा। लास्ट नंबर, अच्छा अब जल्दी हो जाएगा तो बहुत सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई। कोई काम अगर जल्दी हो रहा है, मान लो आप बहुत सारे काम जल्दी कर ले रहे हो, तो आप एक दिन में 10 काम कर सकते हो, लेकिन अगर और जल्दी कर पा रहे हो तो 20 काम कर सकते हो। तो नंबर आपका काम का बढ़ता जा रहा है, यानी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। आपके पास कम टाइम है तो भी, सीड में तो बहुत टाइम लग रहा था, इसने कम टाइम के अंदर ही बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस कर दिए। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक स्टेम काटा था ना मैंगो में से, अब हम कई सारे स्टेम काट लेंगे और उसको रख देंगे और सबको सेम टाइम पर हम उगा सकते हैं और वहां से प्लांट ले सकते हैं, है ना। तो बहुत कम टाइम में ज्यादा प्लांट्स मिल गए, बहुत जल्दी हो रहा है, मोर रैपिड हो रहा है, इजी है, बहुत आसान है यार। ऐसा तो नहीं कि सीड की तरह घूमो इधर तो सीड को ढूंढो, ये करना है, वो बीज आएगा, पहले बंदा आम खाएगा फिर ये हो, तो इतनी देर प्रोसेस नहीं। चिपर सस्ता भी है, ये सस्ता होता है एकदम। अरे स्टेम को काटने में क्या पैसा लगता है, कैंची खरीदो स्टेम काटो बस खत्म, और क्या पैसा लगना, तो चिपर सस्ता एकदम। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि मान लो कि कोई ऐसा प्लांट है यार उसमें सीड नहीं है, सीड है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तरबूज, एक ऐसा तरबूज है जिसमें सीड है ही नहीं। चलो तरबूज का एग्जाम्पल छोड़ो, पपीते का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आजकल पपीते में बीज भी नहीं आता है ना। तो वो जो पपीता है, जो पपाया है बेसिकली, उसके अंदर बीज नहीं है, सीड नहीं है। तो अगर सीड है ही नहीं तो उग कैसे रहा है वो, ये बताओ मेरे को। अगर सीड नहीं है ना तो उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उगाया जा रहा है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वहां पे बहुत अच्छे से काम आ रही है हमारे। तो हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना कि ऐसा सवाल पूछा जाता है जब आपको कोई सीड नहीं है, मतलब किसी प्लांट की कैपेसिटी लॉस हो गई, सीड से वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया नए प्लांट्स को, तो क्या यूज करोगे, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को यूज करेंगे हम। मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। अच्छा, प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट यानी प्लांट्स का, प्लांट्स मतलब नए प्लांट्स बनना, उसको कहते हैं प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट। और किसमें किसमें प्रोपोगेशन होना पॉसिबल है, जो कि लॉस्ट कर गया अपनी कैपेसिटी को सीड बनाने की। मतलब अब वो सीड बना ही नहीं सकता, सीड नहीं बना सकता तो सीड से ही तो आगे के जो पपाया या फिर जो भी आगे के फ्रूट्स बन रहे थे, लेकिन जब सीड ही नहीं तो कैसे बनेगा। तो अगर सीड नहीं बन रहा है तब भी मैं उगा लूंगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। और एग्जांपल्स क्या है, बनाना, केला, केले में बीज होता है नहीं, ऑरेंज में, चलो ऑरेंज में बीज है, लेकिन ऑरेंज में अगर बीज नहीं भी है फिर भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू उसको उगा सकते हैं। रोज को भी ऐसा ही है और जैस्मिन भी ऐसा ही है। अगला जो पॉइंट है वो है सारे के सारे प्लांट जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर है बता सकते हो, याद करो जब हमने कल पिछले वाले एपिसोड में, मतलब जब भी आपने एपिसोड देखा तो उस एपिसोड में हमने ये देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी तो एसेक्सुअल में ही आ रहा है भाई। तो सिंपल सी बात है ना, सिमिलर तो होना ही था। क्यों होना था, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सारे के सारे प्लांट सेम दिखने वाले सारे। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि रोहन ने मतलब केस स्टडी में रोहन ने एक पौधा उगाया, सारे के सारे प्लांट सेम दिख रहे हैं, कैन यू सजेस्ट व्हाट इज द मेथड। तो वहां पे आप बता दो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी प्रोड्यूस, मतलब फ्रूट्स के अंदर जो डिजायरेबल कैरेक्टर है, मान लो कोई फ्रूट एकदम बहुत ज्यादा मीठा है, तो यार अगला वाला भी तो मीठा ही होगा बहुत ज्यादा। क्यों, सिमिलर कैरेक्टर्स ले सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। इसीलिए डिजायरेबल कैरेक्टर यानी वो कैरेक्टर जो हम चाहते हैं, उस प्लांट के अंदर जो हम कैरेक्टर को चाहते हैं उसको डिजायरेबल कैरेक्टर कहा जाता है। मान लो फ्रूट्स बहुत मीठा है तो उसको मीठे वाला जो कैरेक्टर है बहुत मीठा, तो अब सारे ही मीठे होने वाले हैं जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू हम प्रोड्यूस करने वाले हैं उसके। तो इस 6 के 6 पॉइंट्स आपको एकदम अच्छे से याद रखने हैं और इसको कीवर्ड बना करके याद कर लेना। जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, वो सारे कीवर्ड ही है, मैं कीवर्ड अंडरलाइन करके ही पढ़ाता हूं हमेशा। तो ये चीज आप देखना और इस तरह से इसको समझने की कोशिश करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, हर बार एग्जाम में आता ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लास्ट मेथड है नंबर 6 पे, वो है स्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली राइजोपस के अंदर होता है। राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, जो मैं जैसे कहता है ब्रेड पे पाई जाती है फंजाई, तो वो बेसिकली राइजोपस है, उसको ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ब्रेड पे ग्रो कर रही है ना इसलिए। और ये मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है, फंजाई है, ठीक है। अब देखो ये ऐसा दिख रहा होता है, इसके अंदर ये जो रूट है ना, रूट जैसा स्ट्रक्चर, एक्चुअल में रूट नहीं होता, इसको हम कहते हैं राइजोइड। राइजोइड, ये राइजोइड है और ये इसकी की पूरी बॉडी है, ये इसकी पूरी बॉडी है ना, बॉडी, इस बॉडी को हम कहते हैं हाइफी। हाइफी मतलब राइजोपस के अंदर जो रूट है,
रूट, इसका आप रूट से कंपेयर कर सकते हो। रूट जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा होता है उसको राइजोइड कहते हैं, लाइक रूट, रूट की तरह होता है। और जो इसकी पूरी बॉडी होती है उसको हम हाइफी बोलते हैं, हाइफी। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ना एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक, इसको ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर लिख रखा है इन्होंने, ब्लोब लाइक। ब्लोब यानी मोटा फुला हुआ स्ट्रक्चर, ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर है। इस ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरंजिया, स्पोरंजिया। ठीक है, और ऐसा यहां भी होगा, हर जगह होगा, मतलब हर चीज के ऊपर ऐसा ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा। एक यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसपे टिका हुआ है ना, ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसपे टिका है उस पे, उसको हम कहते हैं स्पोरंजियोफोर, स्पोरंजियोफोर, स्पोरंजियोफोर कहा जाता है उसको। और जो स्पोरंजियोफोर है ना, ये जो तने की तरह है, स्पोरंजियोफोर यानी जो तने की तरह है, ये बेसिकली नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ये रिप्रोडक्शन में कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ए सेक्स ओ सेक्स कुछ भी, रिप्रोडक्शन मतलब सब आ गए तो उसमें ये इन्वॉल्व है ही नहीं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ राइजोपस का, तो स्पोरंजियोफोर उसका आंसर होगा। अब देखो जो ये ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर था, जो फूला फूला स्ट्रक्चर था ब्लोब लाइक, इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, स्पोर्स कुछ छोटे 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 ऐसे होते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं। अगर मान लो इसको बाहर निकालो तो ये ऐसा दिखेगा, स्पोर्स, ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स है, स्पोर्स। स्पोर्स क्या करेंगे, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, यही फॉर्म करेंगे, फॉर्म फॉर्म न्यू राइजोपस, न्यू राइजोपस। ये स्पोर्स अलग अलग जगह पे जाकर के फैल जाते हैं। जैसे ऐसा नहीं होता कि ये सारे के सारे स्पोर्स, अब खुद बताओ मेरे को, अगर मान लो आपने क्या करा, नमक है फॉर एग्जांपल, नमक आप छींट रहे हो, ऐसे करके नमक छिड़क रहे हो और फूंक मारा करके, तो क्या सारे नमक एक ही जगह पे चले जाएंगे? नहीं ना, कुछ अलग 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 जगह पे जाएंगे। अगर हवा तेज होगी तो, है ना, तो अलग अलग जगह पे जाएंगे। वैसे ये स्पोर्स है, ये अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, और जहां भी ये जाते हैं ना वहां अलग अलग जगह पे ये एक नया राइजोपस बनाते हैं स्पोर के फॉर्मेशन से। स्पोर्स मतलब ये बिंदु जैसा होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं जूम करूं, अगर मैं इसको जूम करूं तो ये पता है कैसा दिखेगा, आफ्टर जूमिंग इट विल लुक लाइक ऐसा दिखेगा, जूम जुम 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 जुम। ये क्या है, इसने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, इसने अपने आसपास एक कवच बना रखा है, एक थिक वॉल बना रखी है, थिक वॉल। थिक वॉल क्यों बना रखी है भाई, ये प्रोटेक्ट करता है इसको, प्रोटेक्ट फ्रॉम जो बाहर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है ना, अनफेवरेबल मतलब इसके लिए फेवर नहीं है, इसके लिए फेवर नहीं है, इसके लिए अच्छा नहीं है इन्वायरमेंट, उस इन्वायरमेंट से बचाता कौन है, थिक वॉल। तो ये जो स्पोर्स होते हैं इसके अंदर थिक वॉल होती है, थिक वॉल। थिक वॉल क्यों है, थिक वॉल भाई बता दिया, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऐसा, अगर मान लो थिन वॉल होती तब तो इसको कोई भी डिस्ट्रॉय कर देता, कोई भी खत्म कर देता। तो इसीलिए ये जो वॉल है थिक होती है। स्पोर्स को मैंने जूम करके आपको दिखाया है। ये जो नया, ये जो स्पोर है ये पूरा का पूरा नया राइजोपस फॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है ना, स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लेते हैं ये, तो एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन है वो उसको हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। क्वेश्चन ये है कि हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफाइड अगर वो रिप्रोड्यूस करेगा स्पोर्स से, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन जो हो रही है ना उसका फायदा क्या है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के फायदे कुछ हमने देखे थे, 6 फायदे, वैसे स्पोर फॉर्मेशन अगर भाई कोई भी चीज दुनिया में हो रही है तो उसको कुछ फायदा है। अब वो फायदा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का पहला फायदा ये है कि एक चीज बताओ, मैंने जब स्पोर्स बनाए थे तो बहुत सारे बनाए थे ना, बिंदु बिंदु करके बहुत सारे बनाए थे, तो बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं, इसका मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अगर बहुत सारे राइजोपस बनेंगे तो अच्छा है ना उनके लिए, राइजोपस की प्रजाति आगे बढ़ेगी और ज्यादा स्पीसीज आगे बढ़ेगी। तो लार्ज नंबर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया, एक स्पोरेंजिया के अंदर ही, यानी एक जो गोल जैसा स्ट्रक्चर जो हम देख रहे थे उस एक अकेले के अंदर बहुत सारे बिंदु 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 स्पोर्स यानी कि फॉर्म हो रहे थे। स्पोरेंजियम मतलब स्पोरेंजिया ही होता है, ठीक है। जब एक स्पोरेंजिया होता है तो उससे स्पोरेंजियम बोलते हैं, जब बहुत सारे होते हैं तो उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजियम यानी एक स्पोरेंजियम, यानी कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स आ सकते हैं ना, है ना। तो इसका ये फायदा है, पहली बात तो बहुत सारे स्पोर मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये चीज क्लियर हो गई। दूसरा राउंड है, ऐसा नहीं कि इसका कोई भयंकर सा शेप है, वो राउंड ही दिखता है। मैं तो वो ऐसे जूम करके मैंने आपको दिखाई थी वॉल, जैसे ये मैंने स्पोर बनाया था
और ये वॉल जो है ये मैंने जूम करके दिखाया था, एक्चुअल में पूरा राउंड ही होता है, राउंड एकदम। और लाइट वेट, हल्का भी होता है। इससे फायदा क्या होता है, ये इजीली ट्रांसफरेबल, यानी कहीं भी पहुंचा लो इसको। मान लो यहाँ स्पोर्ट्स है, अब ये ऐसे लटके हुए होते हैं, ऐसे लटके तो हवा चलते हैं तो ये ऐसे ऐसे हिलता रहता है, तो ऐसे हिलेगा तो कुछ स्पोर्ट्स इधर जाएंगे, कुछ स्पोर्ट्स इधर जाएंगे, इधर 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 इधर, और जिस तरह से हवा चलते जाएगी उस तरह से वो आगे जाते जाएंगे। तो एक स्पोर्ट्स उस तरफ चला गया पता नहीं कहाँ, एक स्पोर्ट्स उस तरफ चला गया कहाँ। तो इजिली ट्रांसफरेबल तो लाइट वेट की वजह से, मतलब हल्का है इसलिए इजिली ट्रांसफर हो गया अलग अलग जगह पे। अब एक और फायदा, अगर अलग अलग जगह पे ट्रांसफर कर दिया ना, तो अब वो वहां पे खाना खाएगा, मतलब जो भी इसको जो भी न्यूट्रिशन वगैरह जो भी चीजें मिलेगी वहां खाएगा, और इसको यहाँ खाना खाना है अलग अलग जगह पे। अगर ये दोनों सेम जगह पे चले जाते तो ये दोनों लड़ते, ये कहते कि नहीं तू, मैं खाना खाऊंगा, नहीं तू खाएगा, तो इसके चक्कर में एक बंदा सरवाइव नहीं कर पाता। खुद इमेजिन करो आप कि आपके पास एक ही प्लेट खाना है और आप दोनों में से आप दो दोस्त हो, किसी एक को ही खा सकते हैं, कोई एक ही खा सकते हैं, तो कंपटीशन होगा। क्या करोगे आप कि आप बोलोगे कि जो जीता वही मतलब एक पूरी प्लेट ले लेगा, आधी प्लेट नहीं खा सकते, ठीक है, क्योंकि आधी प्लेट में भूख नहीं मिटेगी, तो कंपटीशन करोगे। उसी तरह से इनके अंदर कंपटीशन होगा। अगर दो स्पोर्ट्स एक जगह पे चलेगा तो उनके अंदर कंपटीशन होगा एक ही सेम खाने के लिए। अगर अलग अलग जगह पे, तो इससे ये फायदा हो गया कि कंपटीशन भी नहीं होगा। यही लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूट होगा इजिली, दूसरी अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बट गए, दूसरी जगह पे बट गए। इससे क्या फायदा हुआ कि वो उधर का खाना खा रहा है, वो उधर का खाना खा रहा है, वो अपने हिसाब से जी रहा है, वो अपने हिसाब से जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, मतलब कि एक तरह से टेंशन कम हो गई है ना। तो कंपटीशन अवॉइड हो गया इससे। कंपटीशन वर्ड क्लियर होना चाहिए। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, कंपटीशन मतलब कि खाने के लिए कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि अलग अलग जगह पे, इसीलिए। और नंबर 4 पे थिक वॉल्ड। अच्छा, थिक वॉल्ड है, इसका क्या फायदा मैंने बताया था कि ये प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, यानी कि डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट, यानी कि मान के चलो ये इसके अंदर ना ये थोड़ा थोड़ा गीला होता है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। डिहाइड्रेशन हो गया ना तो ये मतलब नया राइजोपस इससे बनेगा नहीं, तो डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए सही है। और अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो डिहाइड्रेशन ना हो जाए, इसके अंदर का पानी ना खत्म हो जाए, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो उसके लिए इसकी वॉल थिक है। क्योंकि अगर वॉल थिन होती तो बड़े आसानी से पानी निकल जाता। या ये बोलो कि इसको खत्म करना, इसको फिनिश करना, इसको मारना, इसको तोड़ तोड़ के मारना है, फिर किसी भी तरह से तो घिस जाता ना, ये तो बचता ही नहीं, फिर ये टूट जाता। थिक वॉल्ड है इसलिए वैसे ही बचा हुआ है, ये इसका रीजन है, इसकी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दोनों का एडवांटेज आपको पता होना चाहिए, लिख करके देख लेना एक बार कि क्या इसके एडवांटेज है। और यहाँ पे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पूरा पोर्शन खत्म होता है, और अगले वाले जो एपिसोड है वहां से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले प्लांट्स के अंदर देखेंगे, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जो पूरा अगला वाला एपिसोड है उसमें सिर्फ प्लांट्स का ही रिप्रोडक्शन देखे एकदम अच्छे से इन डिटेल जा करके, ठीक है। जब तक अगर आपको बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो, रिप्रोडक्शन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंड अगर आपको लाइव प्रोसेस देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का, तो ये वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लो। बाकी जब आप इन वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो मैं आपको यही मिलूंगा, चीजों को एक्सप्लेन करते हुए, इसी तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हुए।